हेलो एवरीवन। आज अपन स्टडी करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो अपन स्टडी करेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की। एक एक लाइन को क्लियर करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो हर एक पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा मैं आपके लिए, और उसको इजी बना दूंगा आपको कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। कुछ बच्चों का ये रिएक्शन होता है कि एनसीईआरटी समझ नहीं आती है हमें। एनसीईआरटी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ते हैं हमें तो पता ही नहीं लगता कि यार यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। तो मतलब आपको मैं हर एक लाइन से कौन सा किस टाइप का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उस फॉर्मेट में मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, देखना है, हर एक चीज को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है कि जो ग्लूकोज वगैरह ये ना, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड वगैरह, इनमें कन्वर्ट करता है किसको, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको यूटिलाइज करती है और इसको ब्रेक डाउन करता है। जो भी फूड वगैरह खाया, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट मान लो, जो भी माल्टोज सुक्रोज वगैरह ऐसे कुछ फैट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, उनको क्या है ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, O2 की। जब ब्रेक डाउन होता है तो एक ही साइड प्रोडक्ट बनता है, CO2। तो ये CO2 बनता है, इसको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। मतलब ब्रेक डाउन करवाने के लिए O2 की आवश्यकता है, तो इसलिए O2 इनहेल होगा और CO2 को बाहर, क्योंकि CO2 हार्मफुल है, बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए इसको बाहर निकाला जाएगा। कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इसका साइड प्रोडक्ट बनता है हार्मफुल CO2। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक प्रकार से ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग नॉर्मली देखे तो ये है कि ये ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेगा सेल्स को, और CO2 प्रोड्यूस होगी सेल्स के थ्रू, है ना, तो उसको रिलीज आउट करना पड़ेगा। और ये एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विथ एटमॉस्फेयर है ना, इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। इसको कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तो नॉर्मली अपन देखते हैं ना, अपने चेस्ट के ऊपर हैंड रखो तो अपन को पता लगेगा कि यार चेस्ट मूव कर रहा है, अप कर रहा है एंड डाउन कर रहा है, अप एंड डाउन मूव करता है जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं। फिर वो कंटिन्यू प्रोसेस रहती है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, अगर ब्रीथिंग की आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो अपन अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, कि जैसे मैमल्स है, इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, सबके अंदर अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे अपन ह्यूमन बींग्स है, अपन के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूम में। ठीक है, तो वैसे इनवर्टिब्रेट है, उनमें के अंदर उसकी सरफेस से होता है, क्यूटिकल से होता है, क्यों में किससे होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। यहाँ से सिली क्वेश्चंस उठने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो फटो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी कॉमन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कॉमन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अलग अलग उसके हैबिट और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किस, ये जो एनिमल्स के अंदर जो ब्रीथिंग है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो बोलेंगे अपन हैबिट और लिव लिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हैबिट के ऊपर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो देखो लोअर इनवर्टिब्रेट है, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, ये स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे चैप्टर, वो चैप्टर आते हैं ना स्टार्टिंग वाले, इनवर्टिब्रेटार, वर्टिब्रेटार, कोर्डेटार होता है ना, हेमिकोर्डेटा वगैरह हो, उनमें ये चीजें देखी होगी अपन ने कि स्पंज, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, ये एक्सचेंज करते हैं O2 विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। इनकी पूरी बॉडी सरफेस होती है, वो इस प्रोसेस में हेल्प करती है, और सिंपल डिफ्यूजन होता है। और सिंपल डिफ्यूजन किसका होता है, O2 है, वो इनहेल होती है और CO2 बाहर निकलती है। इसके लिए कौन काम कर रहा है, एंटायर बॉडी सरफेस। यहाँ से कुछ उठता है कई बार। अर्थफॉर्म अपन ने पढ़ा है, अर्थफॉर्म होता है वो क्या कहते हैं, मोस्ट क्यूटिकल होती है उनके पास, उससे ये काम करवा लेते हैं, और मोस्ट क्यूटिकल से क्या कर लेते हैं कि ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं एक प्रकार से। एंड इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का नेटवर्क रखते हैं, है ना।
तो ये ट्यूब का नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब। ये क्वेश्चन काफ़ी बार है, कम से कम 3-4 बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखने की बात ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी बॉडी से, ठीक है। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स होते हैं ना, ये होते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये भी एक्वेटिक जो ऑर्थोपॉड वगैरह होते हैं ना, या मोलसेज होते हैं, वे वो क्या है कि इसका वेस्कुलाइज्ड बैग के रूप में इसका यूज करते हैं। इसको लंग्स भी बोल सकते हैं, लंग्स जैसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। गिल्स करते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का। किन में देखने को मिलता है गिल्स, जैसे एक्वेटिक ऑर्थोपॉड वगैरह होते हैं, मोलसेज जो एक्वेटिक मोलसेज है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे यूज, ये ना लंग्स वगैरह होते हैं वो जो टेरिटियल फॉर्म होते हैं ना, जो मतलब जमीन के ऊपर रहने वाले होते हैं ना, सॉइल के ऊपर रहने वाले ऐसे, उनके लिए काम में आता है ये, ठीक है। अब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। जो वर्टिब्रेट्स में जैसे फिश होती है वो रखती है गिल्स रखती है, ठीक है। वेरेज एम्फीबियन और रेप्टाइल बर्ड्स और मैमेलियन होते हैं ना, वो रखते हैं लंग्स, ठीक है। लेकिन एम्फीबियन वो दोनों लंग्स भी होते हैं एम्फीबियन के पास में। जैसे एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग है ना, उसके बाद में क्या है लंग्स भी है, और लंग्स के साथ साथ में क्या है, वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल जो मॉइस्ट जो स्किन होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक या दो बार आ चुका है ये नीट में, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चनों में ये देखने को मिल जाएगा आपको, आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन की बातें करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो नाक बोलते हैं ना जिसको अपन नोज बोलते हैं, ठीक है। वो ओपन आउट अबाउ द अपर लिप्स के ऊपर होता है, ठीक है। इट लीड ए नेजल चेम्बर, यहाँ पे नोस्ट्रिल से अंदर जाते हैं तो नेजल चेम्बर होता है, वो चेम्बर नेजल को पास करता है, नेजल पैसेज के रूम में ये जा करके ओपन होता है किसमें, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फेरिंग्स ये आपको पहले भी मतलब, खैर आपको ये टॉपिक हट चुका है कि जो डाइजेशन वाला सिस्टम उसमें भी ये चीज़ समझाई जाती है कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। कॉमन चेम्बर होता है फूड एंड एयर के लिए। इसके अंदर फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है लेरिंग्स रीजन के अंदर, फेरिंग्स से, ओके, जो कि लेरिंग्स से होते हुए कहाँ पे जाती है, ट्रेकिया में, ओके। ये समझने की बात है, लाइन पे फोकस करो इस चीज को। लेरिंग्स एक प्रकार कैसा है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ये भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब स्टेटमेंट होते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स, उनमें काफी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टाइप के। विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ये क्या काम करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastin cartilaginous flap called the epiglottis। अब जब सोलो करते हैं, जब खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो क्या करता है कि ये एक एपिग्लोटिस होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलिजिनियस इलास्टिक कार्टिलिजिनियस फ्लैप होता है ये एपिग्लोटिस। वो क्या है कि ग्लोटिस जो ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया है उसको क्या करता है, कवर कर लेता है, ताकि जो फूड मटेरियल है ना वो फेरिंग्स से सीधा इसोफेगस में जाए। फेरिंग्स में दोनों की ओपनिंग होती है, इसोफेगस की और ट्रेकिया की दोनों की ओपनिंग होती है। तो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं, उसको कवर करने का काम करता है एपिग्लोटिस, जो कैसा होता है, इलास्टिक कार्टिलिजिनस फ्लैप होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। ध्यान देने की बात है, हर एक क्वेश्चन हर एक लाइन से क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस मत कर देना। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स में एंट्री, जो फूड की एंट्री होती है उसको प्रिवेंट करता है ट्रेकिया। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, कई बार ये कहें कि कुछ फूड पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर चले जाते हैं लेरिंग्स के अंदर, इनके उसकी वजह से होते हैं ना, वैसे आम भाषा में बोलते हैं अपन अनसुन आ गई, या फिर बोलते हैं उसको खाना अटक गया, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ट्रेकिया कहेंगे स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेक्सिक कैविटी, जो मतलब थोरेक्स होता है अपना, उसके मिड तक जाती है, मतलब अप्रोक्सीमेट कहाँ तक, लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेक्सिक वर्टिब्रा तक जाती है, इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई बनाती है। अब देख इस चीज, इससे आगे की चीज को मैं डायग्राम से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में समझ में आया, ये क्या है एपिग्लोटिस, ये क्या है लेरिंग्स, लेरिंग्स को कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ swallowing, अंधेरा नहीं कर रखता। उसके बाद में आती है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नहीं, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, वहाँ पे ये क्या होती है, डिवाइड होती है, ओके, डिवाइड होती है। और यहाँ से डिवाइड हुई, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाई, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई से फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एल्वेओलरी डक्ट, एंड एल्वेओलरी डक्ट से एल्वेओलाई, ओके। ये एक प्रकार से प्रोसेस चलता है, ठीक है। दोनों साइड में सेम होता है ये चीज, एक साइड को मतलब एक्सप्लेन किया गया है ना, ठीक से। और ये जो लंग्स होते हैं वो एक प्रकार से कवर होते हैं किससे, प्लूरल मेम्ब्रेन से। ये डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक इनसाइड होती है, एक आउटसाइड होता है। इनसाइड वाली लंग्स से अटैच होती है मतलब, और आउटसाइड वाली होती है ना, वो होती है थोरैक्सिक कैविटी होती है ना, जैसे रिब्स हो गई, जो होती है ना, उनसे ये अटैच में होती है, ठीक है। इनके बीच के अंदर दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, इसके फ्रिक्शन रब को कम करने का काम करता है, तो काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है, वो भी काम की चीज है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, और एक चीज और बता दूं मैं, लंग्स है ना एक प्रकार से एयर टाइट चेम्बर है। एयर टाइट चेम्बर मतलब इसके अंदर एयर लीक नहीं हो सकती, लीक हुई तो प्रेशर, क्योंकि सारा काम प्रेशर का होगा इसमें, जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आगे अपन पढ़ेंगे ना, वो सारा सारा काम प्रेशर का होता है, इसलिए बात करेंगे यहाँ पे। एयर टाइट चेम्बर है ये, ऊपर की तरफ मतलब, उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, जिसको अपन चेस्ट बोलते हैं, वो है वेंट्रल सरफेस। उधर क्या होता है कि एक स्टर्नम होता है इधर, ठीक है। और पीछे की तरफ होती है वर्टिब्रा होती है, वो आपको मालूम है, इतना तो नॉलेज है ही, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और लेटरल साइड में क्या होती है, रिब्स होती है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है, डोम शेप, ये डायफ्राम देखने को मिलता है। इस हिसाब से ये एक थोरेसिक कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम वगैरह चेंज होता है तो इसका भी चेंज होता है, किसका, लंग्स का भी, ठीक है। ये आगे प्रोसेस में देखेंगे अपन। अभी ये स्टडी बात की थी अपनी यहाँ पे, देखो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में हो गया था ये, के लेवल के ऊपर क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया था ये। अब देखते हैं, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, मैंने बताई आपको ये बात पहले भी। तो ब्रोंक्योस एंडिंग अप ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्योस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड कॉल्ड ट्रैक की, इसको ट्रैक की बोल सकते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई हो गया, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल हो गया, फिर ये क्या होता है कि ये काम की चीज है, जो ये होती है ना, ये देखो यहाँ पे देखने को मिल रही है, सी शेप टाइप की है, मतलब हाफ सी इस टाइप की क्या होती है, रिंग होती है। ये आप अगर अपने गले वाले रीजन में हाथ लगा के देखोगे तो ये आपको शो भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ऐसे मतलब देखने पे मिलेगी कि हाँ यार दिख रही है ना, उस टाइप की। ये रिंग्स क्या है कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है, किसको, ट्रेकिया को, इनको, ठीक है। ये रिंग्स होती कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ से देखो, ये होती है ट्रेकिया के ऊपर होती है, ठीक है। जो प्राइमरी ये होती है ना, ब्रोंकाई होती है उस पे होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे होती है, टर्स टर्सरी ब्रोंकाई पे होती है, फिर उसके बाद में प्राइमरी जो होती है ना, ब्रो ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल होती है। एक तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल हो गई, मतलब इनिशियल बोल सकते हो उसको, इनिशियल ब्रोंक्यूल, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे नहीं होती, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या होती है, सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है ये, ठीक है। ये काम की चीजें है, देखो यहाँ से चल रहा है ये होती है सेकेंडरी टर्सरी, होती है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सपोर्ट करती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होती है ये। ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन, देखो टर्मिनल ब्रोंकियल आ गई है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ऐसे इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का होता है एक, क्या होता है, इसको बोलते हैं एल्यूलाई। ये क्या होती है, इरेगुलर होती है इसकी वॉल, ठीक है, देख यहाँ पे वेरी थिन होती है, इरेगुलर वॉल, एंड वेस्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बेग मतलब कोई भी चीज की सामान रख सके उस टाइप होता है ना, फूकना, बैलून टाइप का, ठीक है, उस टाइप की होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एल्वेलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई की बात करें, एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कॉम्प्रोमाइज द लंग्स, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, एंड वी हैव टू लंग्स जो कि कवर्ड होते हैं किससे, प्लूरल मेम्ब्रेन से। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर क्या होती है, प्लूरल फ्लूइड होता है,
जो कि क्या काम करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, प्लूरल फ्लूइड का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये फ्रिक्शन, ये रिड्यूस करता है किसका, फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज कॉन्टेक्ट होती है किससे, थोरेसिक, किसे होती है, थोरेसिक लाइनिंग के। whereas द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट में होती है किससे, लंग सरफेस से, ठीक है। एंड द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये, हाँ, दो होते हैं देखो इसके अंदर, एक तो होता है कि, एक तो अपना होता है कि कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या मतलब है कि कोई भी एयर आई एटमॉस्फेयर से उसको अंदर ले जाना है फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर कहाँ, एल्यूलाई तक, ठीक है। एल्यूलाई पे क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो वहां से यहाँ तक ले जाने का काम करता है कंडक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं कंडक्टिव पार्ट एक प्रकार से। ये कंडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या करता है, एयर को क्या क्या ह्यूमिडिफाइड, मॉइस्चराइज जो भी होती है ना, जैसे बाहर ऑक्सीजन कैसी है उसके अंदर फ्लोरीजन मॉलिक्यूल्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो भी अंदर आएंगे, उनको भी क्या होगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जाकर के लंग्स में जाएंगे तो फिर वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे होता है ना COPD वगैरह, आगे अपन MBBS में पढ़ेंगे COPD। ये जैसे खदानों में काम करते हैं तो धूल उनके अंदर जाएंगे तो उसकी वजह से लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस वगैरह होने लग जाता है, इसलिए डिजीज हो जाती है। इन सबको प्रिवेंट करने का काम करता है ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, वो जैसे नोस्ट्रिल, जैसे नाक है अपना, नोज है, उसके अंदर क्या होता है कि हेड्स होते हैं, हेड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है, वो इसको उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उसकी जो फॉरिजन बॉडीज वगैरह है उनको रिमूव करती है, और इस हिसाब से अंदर भेजती है। तो देखो अब बात करते थे पार्ट ऑफ स्टार्टिंग, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियल तक क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। एल्यूलाई होती है वो क्या होता है, इसका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट का ट्रांसपोर्ट होता है ना, एटमॉस्फेयर एयर को एल्यूलाई तक पहुंचाने का काम होता है। दूसरा काम उसका क्लियर करने का काम होता है, जैसे फॉरिजन पार्टिकल वगैरह उनको ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को, ठीक है। एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर के रूम पर, जैसे बाहर ठंडी है तो उसका एयर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करता है, इसको टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और बॉडी टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर के बराबर ले आता है इसको, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देता, मतलब क्योंकि अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके ऊपर ही होना चाहिए एयर का टेम्परेचर भी, इसलिए सेम टेम्परेचर करने का काम कौन करता है, जो ये कंडक्टिंग पार्ट होता है ना ट्रांसपोर्ट का, ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में क्लियर करने का फ्रीजन पार्टिकल ह्यूमिडिफाइड एंड टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेकर के आकर के रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एक्सचेंज पार्ट की, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 का काम करता है। एक्सचेंज पार्ट होता है जो एल्वेओलाई पे होता है, O2 CO2 को बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ये एल्वेओलाई होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन इधर आती है, यहाँ से CO2 ब्लड वेसल से एल्वेओलाई में जाती है। ये काम कौन नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है अपना एल्वेओलाई, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेक्सिक चैम्बर। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, थोरेक्सिक चैम्बर में, विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर है, जो मैंने आपको बताया पहले भी। तो ये भी क्वेश्चन आता है एयर टाइट चैम्बर वाला। द थोरेक्सिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली आगे की तरफ स्टर्नम से, लेटरली साइडों से कहाँ से होता है, रिब से, ऑन द लोअर साइड से डोम शेप डायफ्राम होता है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स, तो एनाटॉमिकल सेटअप होता है वो लंग्स का इन थोरेक्स के अंदर, सच है एनी चेंजेज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्सिक कैविटी, मतलब थोरेक्सिक कैविटी में जो भी चेंजेज होगा वॉल्यूम में, वही चेंजेज कहाँ पे देखने को मिलेगा, लंग्स के अंदर, पल्मोनरी कैविटी के अंदर। सच एज अरेंजमेंट इज इसेंशियल, ये अरेंजमेंट जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग क्यों होती है, ब्रीथिंग हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, ठीक है, ये ध्यान देने की चीजें है ना।
तो अपन आगे बढ़ेंगे। देखो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व स्टेप, रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है, जैसे स्टार्ट करें तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द विच एटमॉस्फेयर एयर ड्रॉ इन और टू रिच एल्वेओलाई एंड रीच आउट, मतलब ऑक्सीजन आएगी और CO2 बाहर जाएगी, ये चीज़ है। डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन, तो एल्वेओलर एल्वेओलाई थी उसके मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग CO2 और O2 का एक्सचेंज होना, ठीक है। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी, ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के ये जाएगी टिश्यू के पास, टिश्यू के बाद में जाकर के ब्लड और टिश्यू के अंदर भी एक्सचेंज होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। उसके बाद में O2 यूटिलाइज होगी किसके अंदर, सेल के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2, जिसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये अपने पहले प्लांट वाली जो फिजियोलॉजी चलती है ना उसके अंदर बताया गया है ना। फिर अगला टॉपिक आता है अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कैसे चलती है भाई, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होता है। तो देखो ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो अगर इन कर रहे हैं एयर को तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और बाहर आउट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग होती है, ठीक है। लंग्स एंड एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि लो प्रेशर होता है ना, एक तरफ हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी जो गैस है, एयर है, वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो आगे देखो बात करते हैं इंस्पायरेशन की बात करें। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोला ना, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो बाहर से अंदर की तरफ एयर जाएगी, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो सिमिलरली एक्सपायरेशन के टाइम पे ये इसका उल्टा प्रोसेस चलता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से स्लाइटली, उसकी वजह से एयर आउट हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होती है, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, द रिब्स, ये हेल्प करती है किसको, ये प्रेशर जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये रिब्स होती है अपनी, इन रिब्स के एक तो ऐसे ऊपर से, एक दूसरे वाले नीचे, ऊपर देन नीचे, ऐसे मसल्स होती है। दो टाइप की मसल होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इन मसल्स का काम क्या होता है कि जो ये एयर जो थोरेक्सिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करने का काम होता है, ठीक है। तो ये काम करके इसको प्रेशर ग्रेडियंट काम करते हैं। एक नीचे की तरफ डोम से के अंदर डायफ्राम था, ये भी नीचे की तरफ पुल करेगा तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ से। तो डायफ्राम ये आती है ना, ये मसल्स और डायफ्राम ये काम करते हैं, ठीक है। हेल्प इन जनरेट सच एज ग्रेडियंट जनरेट करते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशियली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब इंस्पायरेशन होने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा डोम शेप से ये फ्लैट शेप की तरफ मूव करेगा, ठीक है, फ्लैट होने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या है, थोरेक्सिक वॉल्यूम का चैम्बर एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर बढ़ जाएगा। देन कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, वो लिफ्ट अप करेंगी, मतलब उठाएगी किसको, जो रिब्स है उनको, तो ये डोर्सो वेंट्रल जो एक्सिस है उसके अंदर क्या होगा, इसका वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देगी, ठीक है। ठीक है, तो स्टर्नम की बातें करते हैं यहाँ से। स्टर्नम causing a in a increase in the air volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis में, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। Overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in pulmonary volume, ठीक है। तो ये thoracic volume और pulmonary volume एक दूसरे से इंटरेक्ट था, मतलब इसमें अगर थोरेक्सिक वॉल्यूम चेंज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम देन डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फोर्स द एयर
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स। तो इनटू द लंग्स के अंदर आउटसाइड से इनसाइड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी और एयर आ जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। तो रिलैक्सेशन हो जाएगा इन डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर। तो ये डायफ्राम और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे थोरेसिक वॉल्यूम को, जो कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज हो जाएगा, अंदर का लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। उसकी वजह से ये क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली अबव होगा। उसकी वजह से जो एक्सप्लोजन ऑफ एयर का बाहर की तरफ होगा लंग्स से, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है। We can ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। अपन इसकी जैसे ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, जैसे अपन अभी बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो ना, उस टाइम का नॉर्मल प्रोसेस है कि अपनी जो अपन सोच नहीं रहे कि अपनी ब्रीथिंग हो रही है, लाइक इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अपन सोच के नहीं कर रहे। लेकिन अपन को अगर कभी कभी बोलते हैं ना योगा करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए अपन या कुछ वर्क ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से अपनी को सांस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस ऐसे करते हैं ना, उस टाइप की जैसे मतलब इस टाइप का फोर्सफुली एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन वाला सिस्टम करते हैं, तब क्या करते हैं, एब्डोमिनल की मसल्स इन्वॉल्व होती है, ये काम की चीज़ है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से 16, मतलब 12 to 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार इनहेल एंड एक्सहेल का काम करता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स। The volume of air involved in the breathing movement can is estimated by using a spirometer। ये फर्स्ट ईयर में जहाँ आप जाओगे ना, एमबीबीएस करोगे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये स्पायरोमीटर देखने को मिलेगा। और आपको वहाँ पे ये निकालना भी पड़ेगा। ये होते ना, आगे अपन पढ़ेंगे टीवी एरिया, आईआरबी एरिया होते ना, ये सब निकालना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका एमबीबीएस का सफर, इसलिए बने रहिए इसी सीरीज के साथ। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ेंगे आगे। तो देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का बात करते हैं तो देखो टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम बोलते किसे, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। देखो अपन बैठे हैं अभी, नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन मतलब सांस अंदर लेंगे बाहर छोड़ेंगे, जो इसका जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी बार पहुंचता है। साथ के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम होता है एयर का, उसको बोलते हैं। और हेल्थी मैन 1 मिनट के अंदर 12 से 16 करता है, तो 12 से 16 मल्टीप्लाई बाई 500, तो 6000 से 8000 ml 1 मिनट के अंदर इंस्पायर या एक्सपायर कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं ना। ये कौन सा वॉल्यूम है, इसकी भी एक डेफिनेशन काफी इजी सी है, समझ में आएगी। एक नंबर देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुली पॉसिबल इंस्पायरेशन दिस एवरेज 2500 से 3000 ml, मतलब 250 100 टू 30 100, या फिर बोले 3000। ओके, ml होता है इसका। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं, जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, ये नॉर्मल इंसान है ना, उसने इंस्पायर किया तो क्या किया, इंस्पायर नॉर्मल बैठा है, इंस्पायर किया टीवी, जैसे अपन कर रहे हैं अभी अंदर सांस के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन को ऐसे फोर्सफुली अंदर और लेना पड़ा कि भाई और कितनी सांस ले सकता है। उसके लिए क्या क्या करेगा, और सांस लेगा, उसको बोलते हैं IRV। ये कौन सा वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसको अपन और ले सकते हैं, मतलब जो अपने लंग्स है ना, इतने एक्सपांड हो जाएंगे कि ये वॉल्यूम और इनहेल कर लेगा। ठीक है, इसको होता है IRV। फिर बोलते हैं ERV। ERV पढ़ते, देखो ERV में क्या है कि तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब इसका उल्टा है। इसमें तो मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद में कितना और अंदर ले सकता था, उसको बोलते हैं IRV। इसको ये कॉन्सेप्ट इसका देखो ध्यान से सुनना, कि अपन ने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, मतलब बाहर सांस निकाल दिया, उसके बाद में अपन और कितना निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन।
जो कि इसका अमाउंट कितना होता है कि 1000 से 1100 ml। ये अमाउंट क्या है ना, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इस अमाउंट्स के, तो ध्यान देने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो टीबी कितना हुआ 500 ml, आईआरवी तो 2500 से 3000 ml, सॉरी। ये आरवी हो गया 1000 से 1100 ml, और एक आरवी होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, होता है 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो मैंने बताया था कि आप पढ़ेंगे अभी, तो ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, आरवी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स व्हेन द आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखो, मैंने बताया कि नॉर्मल अंदर लिया, उसके बाद और कितना ले सकते उसको आईआरवी बोल दिया। ठीक है, फिर नॉर्मल अपन ने छोड़ा, उसके बाद और कितना बार एक्सपायर कर सकते हैं उसको बोल दिया था ईआरवी। अब देखो, ईआरवी हो गया, नॉर्मल बाहर निकाल दिया, उसके बाद ईआरवी फोर्सफुली बाहर निकाल दिया, एक्सपायरेशन कर दिया। उसके बाद में पीछे कितना बच गया, पीछे फिर भी लंग्स के अंदर है, उसको बोलते हैं आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, होता है 1100 से 1200 ml होता है। इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। जब आप एमबीबीएस करोगे वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें आएगी। जैसे होता है कि कोई एक इंसान मर जाता है, ठीक है, मर के देखिए, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे आपको काफ़ी चीज़ें याद समझ में आएगी। जैसे बच्चा हुआ, पैदा हुआ, ठीक है, वो बच्चा, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो मर गया। ठीक है, तो घर वालों ने कंप्लेंट किया कि नहीं, ये तो मरा नहीं था, जिंदा था हमारा बच्चा, डॉक्टर की वजह से मर गया। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है कि ये मरा हुआ पैदा हुआ है या फिर पैदा होने के बाद में मरा है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि उसका जो पोस्टमार्टम करते हैं, तब उसका लंग्स क्या होता है ना, लंग्स का एक पीस लेते हैं, उस पीस को क्या करते हैं, वाटर के अंदर छोड़, मतलब डिप करवाते हैं। अगर वो ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, वो पीस किसका, लंग्स का, तो इसका मतलब वो बच्चा जिंदा था पहले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, क्योंकि अगर जिंदा है तो ये जरूर रहेगी, ये निकलती नहीं है, तो ये रहती है, उसकी वजह से फ्लोट करता है। अगर वो पहले से ही मरा हुआ है तो ये है नहीं उसके अंदर, ये क्योंकि पहले जब जैसे ही बाहर बच्चा चाइल्ड जन्म लेता है, उसके बाद में ये पहली जो सांस होती है उसी उसी के साथ ये रिजर्व करता है ये वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है नहीं तो फिर वो क्या होगा, उसके अंदर कोई गैस नहीं है, गैस नहीं है तो वो चीज डिप करने लग जाएगा पानी के अंदर। तो ये एक प्रकार टेस्ट होता है जो एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, वहाँ भी रेजिडुअल वॉल्यूम काम आती है। ठीक है, अब समझ में आ गई ना रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी है, वो वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं निकल सकती लंग्स से। ठीक है, तो मतलब जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना था उतना कर लिया, उसके बाद में भी लंग्स के अंदर कुछ एयर अपने रहती है, उस एयर को बोलते हैं अपन, जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1100 से 1200 ml होता है, जो कि जो एल्यूलाई होती है उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। अब जो अपन ने ये वॉल्यूम पढ़े ना, तीन चार चार वॉल्यूम से मिला करके इनसे कैपेसिटी बनती है, कि कैपेसिटी काफी क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए काम में आती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं अपन स्टार्टिंग में पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी, मतलब अपन टोटल इंस्पायरेशन कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कब लेंगे, जैसे अपन को कोई बैलून को फुलाना है, तो बैलून फुलाना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले जोर से अंदर सांस लेते हैं, उसके बाद में एक्सपायर करते हैं, उसके अंदर बढ़ते हैं। तो जोर से सांस कितना ले सकते हैं उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जैसे, तो इसके लिए अपन बोलेंगे, देखो, एक तो टीवी जो नॉर्मल था वो लेंगे अपन, उसके बाद में फोर्सफुली आईआरवी लेंगे, तो इसको बोलते हैं टीवी प्लस आईआरवी को बोल देंगे इंस्पायरेटरी। इससे ज्यादा अपन सांस नहीं ले सकते अंदर। एक्सपायरेटरी वही है कि अपन मतलब बैलून में कितनी हवा भर सकते हैं, पहले नॉर्मल भेजेंगे हवा, जो अपन नॉर्मल सांस बाहर निकालते हैं, जो ब्रीथ आउट करते हैं उसको करेंगे। उसके बाद में फोर्सफुली कितना कर सकते हैं, तो फोर्सफुली करने वाला वॉल्यूम क्या था, ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी को क्या बोल देंगे, ईसी। समझ में आ गया ना, ये लाइन है, ये लाइन जैसे पढ़ना है ना। तो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करते हैं, ये वो है जो, जैसे अपन देखा, अपन नॉर्मल बैठे हैं अभी, अभी नॉर्मल बैठे हैं, अपन नॉर्मल इंस्पायरेशन कर सकते हैं और एक्सपायरेशन कर सकते हैं। एक्सपायरेशन करते हैं, तब एक्सपायरेशन करने के बाद में अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं, मतलब जो ई आर वी है ना वो अपने अंदर है। समझ में आ रही है,
ये ईआरवी अपने अंदर है, तो ये मतलब नॉर्मल अपन प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे ये काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ईआरवी प्लस आरवी, आरवी तो था ही था, जो मतलब अगर कोई लिविंग है, कोई भी ह्यूमन बींग्स लिविंग है, तो उसके अंदर है आरवी, तो साथ में ईआरवी भी है, तो ये दोनों क्या करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, के बाद में ये बचते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि अपन टोटल मैक्सिमम, अगर बैलून फुलाना है, बैलून फुलाने के लिए अपन मैक्सिमम कितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन जब भी बैलून फुलाने की बात करते हैं, अपन सांस लेते हैं नॉर्मल, नॉर्मल सांस लेने के बाद अपन फोर्सफुली इंस्पायरेशन और करते हैं, ताकि अपने फेफड़ों में क्या बढ़ ले, हवा, और फिर उसको जितना हो सके उतनी हवा निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपनी अपनी क्या निकलेगी, ईआर आईआरवी निकलेगी, इंस्पायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा लिया था ना अपने 2500 से 3000 ml वाला, वो बाहर निकलेगा एक, तो ठीक है। उसके बाद में जो टीवी होता है, जो नॉर्मल टीवी, वो निकलेगा। वो टीवी निकलने के बाद में क्या निकलेगा लास्ट के अंदर, जो फोर्सफुली भी निकाल सकते थे, वो भी तो फेफड़ों के अंदर पड़ी है ना, अपने लंग्स के अंदर, उसको बाहर निकालेंगे। तो मतलब मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। मतलब फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद में कितना इंसान बाहर निकाल सकता है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसका मतलब घुमा फिरा करके कॉन्सेप्ट बना देगा ये खूब सारे, ठीक है। जैसे टीवी प्लस आईआरबी को क्या क्या बोलते हैं, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ईआरबी प्लस आईसी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, देखो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये अलग अलग टाइप के बन सकते हैं फिर, ठीक है। ये तो फिजिक्स आप इतनी तो पढ़ते हो ना, कॉम्बिनेशन बनाने वाली तो। फिर आती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टीएलसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है। मतलब फोर्स इंस्पायरेशन के बाद में लंग्स के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आई आरवी, ईआरवी एंड टीवी एंड आईआरवी, और इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ट्रिकी क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। इससे अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ केसेस, ठीक है। ओके, कीप हैमरिंग, ऐसे ही बने रहना है वीडियो में, और फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है।